हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर एंड अपना पहला एक्ट दैट इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक्ट सबसे लेंदी रहने वाला है अपने लिए, जिसका वेटेज भी सबसे ज़्यादा आपके फाउंडेशन एग्जाम्स के अंदर रहने वाला है। अराउंड 25 to 30% मार्क्स आपका इसका वेटेज रहता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे लेंदी भी है एंड सबसे बेसिक्स भी है, क्योंकि ये जो एक्ट है इसके रेफरेंसेस आपको आगे हर जगह के अंदर मिलेंगे। सो इसीलिए अपन सबसे पहले ये एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। नाउ एज द वर्ड सजेस्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, तो सबसे पहली चीज जो आपको बताई जाएगी दैट वुड बी रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूरी होती है, दैट इज द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सब अपन को पहले चैप्टर के अंदर बताया जाएगा। नाउ एज सुन एज वी कंप्लीट द एसेंशियल्स, आगे जाकर यही सारे असेंशियल्स अपने चैप्टर्स बन जाएंगे, यानी हर एक असेंशियल को पहले यहाँ पर शॉर्ट में समझाया जाएगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, एंड लेटर ऑन इन सारे असेंशियल्स के लिए अलग से चैप्टर्स बन जाएंगे। तो ये सब चीजें अपन को यहाँ पर समझने की रहेगी। सो सबसे पहले अपन डिस्कस करें जो चीजें अपन को समझनी रहेगी इसके अंदर, दैट इज एक अपन को इक्वेशन समझनी रहेगी दैट वुड बी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एंड सेकेंड चीज जो अपन को समझनी रहेगी दैट वुड बी एग्रीमेंट, दैट इज योर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब सर ये स्टार्टिंग से ही सब भारी भारी वर्ड्स आ गए, डरने की जरूरत नहीं है, इसको अपन पार्ट्स में डिवाइड करके एंड याद करने की समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो अपन को फॉलो करनी है, जो हम यहाँ पर अपनी लाइव क्लासेस के अंदर भी फॉलो करवाते हैं, दैट इज लॉ में याद करने का आपके लिए बेस्ट तरीका रहेगा हर एक डेफिनेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके एंड उसका एक बार हिंदी अनुवाद आप समझ लीजिए एंड उसी के बेसिस पे पार्ट्स में खुद को याद करवाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तो हम क्लास में बार बार बोलकर याद करवाते हैं, आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करनी है कि हर कुछ पॉइंट्स के बाद आप उन पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन खुद लिखना चालू करें। क्लास को आप पॉज कीजिए एंड बीच में जितने भी 4-5 पॉइंट्स होते हैं, जैसे ही 5-5 पॉइंट्स कवर होते जा रहे हैं, आप उनको लिखना चालू कर दीजिए अपनी नोटबुक में, ताकि आपको याद होता रहे साथ साथ में। सो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट प्लस उसकी इन्फोर्सिबिलिटी, एंड एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब सबसे पहली चीज जो अपन समझते हैं दैट इज ऑफर। Now, offer is defined in section 2A of Indian Contract Act 1872. Offer means when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing a thing with a view to obtain assent from another is known as offer. अब इसका मतलब अपन समझते हैं, जब एक इंसान दूसरे को अपनी इच्छा बताता है कोई काम करने के लिए या कोई काम से रोकने के लिए, किस इंटेंशन के साथ, ताकि सामने वाली पार्टी जवाब दे, दैट इज नोन एज ऑफर। अब सर कोई काम करना या कोई काम से रोकना, इसका मतलब तो समझते हैं। कोई काम करने का मतलब हो जाता है, ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदना चाहते हो। सो ये हो गया आपका कोई काम करना, उसके लिए आपने अपनी इच्छा बताई, किस इंटेंशन के साथ, ताकि सामने वाली पार्टी जवाब दे, दैट इज नोन एज ऑफर। अब दूसरा पार्ट, एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग अ थिंग। एब्सट्रेन का मतलब हो जाता है रोकना। इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया किसी दूसरी गाड़ी के साथ एंड आपको पता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी गलती है, तो आपने सामने वाले पार्टी को ऑफर दिया कि आपका जो भी नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई मैं कर देता हूं, आप आगे जाकर इस चीज पे केस मत करना। एंड अगर सामने वाली पार्टी उस चीज को मान लेती है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफर। यानी आपने कोई काम करने के लिए ऑफर करा या कोई काम से रोकने के लिए, दैट इज टू डू और टू एब्सट्रेन फ्रॉम डूइंग अ थिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट फ्रॉम अनदर, यानी सामने वाले का जवाब लेने के लिए अगर आपने ये इंफॉर्मेशन दी है, देन ओनली इट वुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑफर।
अगर मैं सिर्फ अपनी इच्छा बताकर आगे बढ़ रहा हूं या मैं आपका जवाब लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं तो वो ऑफर के अंदर क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो अपने लिए टर्म है दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बहुत ही बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, दैट इज जब जिस पर्सन को ऑफर दिया गया अगर वो हाँ कर देता है, दैट इज एक्सेप्टेंस। दैट इज द पर्सन टू whom the offer is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted। अगर ये दोनों चीजें हो गई तो अपने लिए बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब हो जाता है एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जो यहां पर सेक्शन 2E के अंदर अपन को बताया गया है। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है। सो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब कंसिडरेशन क्या होता है वो अपन आगे आने वाली टॉपिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए अपन को ऑफर एक्सेप्टेंस समझना है। अब एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इन्फोर्सिबिलिटी का क्राइटेरिया सेक्शन 10 में दे रखा है, जिसके अंदर आपको कुछ एसेंशियल्स बताए गए हैं कि अगर ये एसेंशियल किसी भी एग्रीमेंट में प्रेजेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। एसेंशियल्स का मतलब ये हो जाता है कि आपके लिए क्या चीजें जरूरी है एज पर लॉ जो एग्रीमेंट के अंदर होनी चाहिए, अगर वो प्रेजेंट है तो ही वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। इन्फोर्सेबल यानी आप कानून की मदद लेकर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स या इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो आते हैं अपने टॉपिक के अंदर, जो अपने मॉड्यूल के अंदर बता रखी चीजें। सेक्शन 2H जो रहने वाला है अपना कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, दैट इज एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट का मतलब सेक्शन 2E में आपको बता रखा है, दैट इज एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। नेक्स्ट आपका प्रॉमिस की डेफिनेशन बता रखा है, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू। एसेंट यानी वो अगर हाँ बोल देता है, यस कर देता है, तो वो अपना प्रॉमिस बन जाएगा, यानी जिसको ऑफर दिया अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका बन गया प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। Proposal once accepted becomes a promise. The proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. अब इसके अंदर आपको जो चीजें दे रखी है वो बाइफर्केशन वापस बता रखा है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent on the proposal which is made to him, the proposal becomes accepted. Accepted proposal becomes promise, and promise and every set of promise forming consideration for each other is known as your agreement. So यहाँ पर आपको वापस enforceability का मतलब बता दिया। An agreement becomes contract must give rise to legal obligation which means they are duly enforceable by law. अब लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो जाता है वो भी अपन समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा अपन ने डिस्कस करा कि सर एग्रीमेंट के लिए ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो यहाँ पर अपन ने डिस्कस करा है, एग्रीमेंट बन गया, अगर वो इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। अब ऑफर एक्सेप्टेंस आपने फॉर एग्जाम्पल अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करा, जब आपने पूछा कौन कौन आने के लिए इंटरेस्टेड है, सबने हाँ करा। आपने लिस्ट बनाई, आपको लगा अराउंड 50 लोग आपके दोस्त आएंगे बर्थडे पार्टी के अंदर, तो आपने होटल के अंदर उनके खाने का अरेंजमेंट करा। नाउ अरेंजमेंट आप कितने लोगों के हिसाब से करेंगे? ऑब्वियसली सर 50 लोग आ रहे हैं तो 50 लोगों के हिसाब से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अब 50 में से सिर्फ 25 लोग आए, जाहिर सी बात है होटल वाला उस चीज को एक्नॉलेज नहीं करेगा, वो तो आपसे पूरे 50 के पैसे लेगा एंड आप अपने दोस्तों पे गुस्सा निकालेंगे कि सालों ने मेरे को धोखा दे दिया। अब हुआ ये, क्या जो 25 लोग नहीं आए आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं? सो जवाब रहेगा अपने लिए इसका नहीं। रीजन बीइंग ऑफर तो था, बर्थडे पार्टी दे रहा हूं आप आओगे, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया यानी हम आएंगे, एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट बनने के बाद क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, क्योंकि यहां पर एक लाइन बता रखी है लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पर आपका लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल इंटेंशन नहीं था कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने का, यहाँ पर सिर्फ सोशल और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स या एग्रीमेंट्स थे जिसको आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। इन द सेम वे अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी देने का वादा किया एंड कुछ महीने तक वो नहीं देते तो आप उनके ऊपर केस नहीं करते, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि उसमें आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था।
कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली तब बनाए जाते हैं जब पार्टीज का इंटेंशन होता है कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का आपस में, दैट इज कोई बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश करने का, मोस्टली तभी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। सो ये सारी चीजें अपन आगे एसेंशियल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट चीज जो अपन को बता रखी है दैट इज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस, वो अभी के लिए अपन नहीं पढ़ेंगे, रीजन बीइंग उसको अपन एक बार पूरा चैप्टर कंक्लूड करके फिर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो अपन ने डिस्कस करा कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होना चाहिए, इन्फोर्सेबिलिटी के लिए जो यहाँ पर एसेंशियल्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए। इन एसेंशियल्स के बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। Now, as given in section 10 of Indian Contract Act and not given in section 10 but also considered essential, यानी ये section 10 में mentioned तो नहीं है but still conclude किए जाते हैं कि ये सारी चीजें भी होनी चाहिए अगर आपको एक valid contract बनाना है तो सबसे पहला जो अपने लिए essential रहने वाला है as per section 10 of Indian Contract Act 1872 that is two parties, यानी दो parties, सॉरी दैट इज एग्रीमेंट। सबसे पहला एग्रीमेंट, जैसा अभी अपन ने डिस्कस करा कॉन्ट्रैक्ट की इक्वेशन के अंदर भी अपन ने पढ़ा कि सबसे पहली चीज जो जरूरी है दैट इज एग्रीमेंट, एंड देन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जो अपन ने डिस्कस करा। सेकेंडली इज योर फ्री कंसेंट। नाउ फ्री कंसेंट आपको दो पार्ट्स में अगर अपन समझे, फ्री कंसेंट के अंदर एक तो आपको कंसेंट के बारे में बताया जाएगा, कंसेंट के अंदर आपको बताया जाएगा कॉन्शियस एट ईडम, दैट मींस बोथ पार्टीज एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एंड दूसरी चीज फ्री कंसेंट के अंदर जो आपको बताई जाएगी कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वो आपने अपनी मर्जी से करा है, किसी के जोर जबरदस्ती के कारण अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है या डरा धमका के अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। ये अपने सेकंड एसेंशियल के अंदर बताया गया दैट इज फ्री कंसेंट। ये सब एक ओवरव्यू यहां से अपन लिस्ट से समझ रहे हैं, डिटेल पॉइंट्स अभी अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज योर कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज के अंदर आ जाता है कि कौन कौन सी पार्टीज आर एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कॉम्पिटेंसी के अंदर जो अपन को बताया जाएगा, एवरीवन इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट, सबसे पहला आ जाएगा अपने लिए माइनर, सेकंड आ जाएगा अपने लिए अनसाउंड माइंड, एंड थर्ड आ जाएगा इसके अंदर अपने लिए जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता दैट इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इंसॉल्वेंट, दूसरा आ जाएगा आपके लिए कॉन्विक्ट, एंड तीसरा आ जाएगा इसके अंदर आपके लिए एलियन एनिमी। अब ये सब क्या होते हैं सर, माइनर दैट इज जो 18 साल से कम है, अनसाउंड माइंड जिसकी थिंकिंग कैपेसिटीज उतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के अंदर आ जाता है इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया जो अपने डेट्स का पेमेंट नहीं कर पा रहा, कॉन्विक्ट जो जेल में है, एलियन एनिमी जिस कंट्री के साथ आपकी कंट्री का, अपनी कंट्री का वॉर डिक्लेयर्ड है, यानी उस कंट्री के साथ अगर युद्ध घोषित कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा तो उस कंट्री और उसके लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की एलियन एनिमी की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा किसी के साथ भी आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पर अपन को बताया गया है। नेक्स्ट लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है समथिंग इन रिटर्न, सबसे बेसिक सेंस में, ऑल्दो ये चैप्टर है, डेफिनेशन है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है समथिंग इन रिटर्न। सो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है एंड कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, वो आगे जाकर अपन को बताया जाएगा। अब कंसिडरेशन का अगर मतलब समझे, जैसा अपन ने ऊपर एग्जांपल लिया, ए ने बी को कार बेचने का ऑफर दिया कि मैं कार बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, क्या तुम खरीदना चाहते हो, एंड अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को, सो बी के लिए कंसिडरेशन हो गया उसको कार मिल रही है, ए के लिए कंसिडरेशन हो गया कि उसको पैसा मिल रहा है, दैट इज समथिंग इन रिटर्न होना चाहिए एंड वो लॉफुल होना चाहिए। अगर गाड़ी बेचने के बदले में मैं किसी से ड्रग्स ले रहा हूं
या ड्रग्स लेने के लिए मैं गाड़ी बेच रहा हूं, तो ये दोनों ही केसेस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि कंसिडरेशन तो है बट लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। नेक्स्ट, लीगल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हो जाता है द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस काम के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो काम लॉफुल होना चाहिए। अगर मैं किसी को मारने के लिए किसी को पैसे दे रहा हूं, तो मेन कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस क्या हुआ? किसी को मारना। तो वो चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, वो एग्रीमेंट की स्टेज तक ही रह जाएगा। यानी मैंने किसी को ऑफर करा कि यार इस पर्टिकुलर बंदे को मेरे को पिटवाना है, तो मैं आपको 20,000 रुपये दूंगा अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को जाकर मारते हो। तो 20,000 रुपये देना तो ठीक है, दे सकते हो, लीगल है, बट उसके बदले में आप काम क्या करवा रहे हो? किसी को मारना, जो अलाउड नहीं है। सो ऑब्जेक्ट यानी जो पर्पस जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो लॉफुल होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, यानी कुछ चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली मना की हुई है, उन चीजों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो क्या चीजें हैं वो चैप्टर आएगा तब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अपन को ये समझना, एक पूरी लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने, कुछ ऐसे काम जो गवर्नमेंट ने करने से मना किए हुए हैं, उन चीजों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट, असेंशियल्स, टू पार्टीज हो जाती है। टू पार्टीज जरूरी क्यों है? क्योंकि आप खुद को ऑफर देकर खुद ही एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, लोग पागल कहेंगे। सो टू पार्टीज के अंदर ये आ जाता है, एक पार्टी जो ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी जो एक्सेप्टेंस दे रही है। जो पार्टी ऑफर दे रही है उसको अपन बोलते हैं ऑफरर या प्रोमिसर, एंड जिसको ऑफर दिया जाता है दैट इज ऑफरी और प्रोमिसी। तो दो पार्टीज होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक ऑफर देने वाला एंड दूसरा एक्सेप्टेंस देने वाला, तभी एग्रीमेंट बनेगा, एंड एग्रीमेंट आगे जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये अभी अपन ने डिस्कस करा। आपने अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी में बुलाया, वो अगर नहीं आए प्रॉमिस करके भी कि हम आएंगे, तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उनका इंटेंशन कहीं पे भी लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था। सेम वे आपके पेरेंट्स ने आपको पॉकेट मनी देने का वादा करा, लेटर ऑन अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर केस नहीं करते, क्योंकि वो सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है, उसमें आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था। हेंस इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हेंस इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, जिसके अंदर ये आ जाता है काफी ऐसी चीजें होती है जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसमें आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जमीन बेच रहे हैं या प्रॉपर्टी सेल के लिए आप कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो उसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आ जाती है। वो सेल तभी वैलिड मानी जाती है जब रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर प्रॉपर स्टैंप पेपर पे सारी की सारी चीजें मेंशन्ड है, आपने स्टैंप ड्यूटी का पेमेंट करा है, रजिस्ट्रार के सामने आप साइन सील कर रहे हैं, एंड देन रजिस्टर्ड ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में अगर उस चीज का अपडेशन हो रहा है दूसरी पार्टी के नाम पे, तभी वो सेल कंप्लीट मानी जाएगी। सो काफी ऐसे केसेस होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हुआ चाहे कोई और भी चीज हुई, जहां पर आपको स्टैंप या अदर फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है, तो वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद ही आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के अंदर ये आ जाता है कि आप जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। आगे जाकर अपन एक एग्जांपल पढ़ेंगे जो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसका मीनिंग समझने के लिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के अंदर अपन को बताया जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे 100 लीटर ऑयल सप्लाई करना। अब सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग वाला पॉइंट क्या कहता है कि मीनिंग या जिस पर्पस के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। यहां पर मैंने आपको बोला ऑयल सप्लाई करना, कौन सा ऑयल वो मैंने क्लैरिफाई नहीं करा, सो उसमें मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जा सकता। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है या क्लैरिटी नहीं है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो वो काम करना पॉसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते, या आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहो तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, ये एग्रीमेंट तक की स्टेज तक ही रह जाएगा। तो वो चीज अपन को यहां पर बताई गई है। अब
सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। In terms of section 10, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with lawful object and not expressly declared to be void. So जो 5 essentials 6 essentials अपन ने as per section 10 पढ़े वो सारे क्यूमुलेट करके यहाँ पर एक पैराग्राफ फॉर्म में आपको बता दिए। अब दो पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफर देने वाला और दूसरा एक्सेप्ट करने वाला। One cannot contract with himself. A contract involves at least two parties, one party making the offer and the other party accepting it. A contract may be made by a natural person and by other person having legal existence, that is companies, universities, etc. It is necessary to remember that identity of the parties to be ascertainable, यानी clear होना चाहिए कौन सी parties contract कर रही है। Next, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी उनका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का होना चाहिए। सोशल डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेल्स डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स को, अरेंजमेंट्स को आप कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते। इसका जो केस लॉ है इंपॉर्टेंट है, वो अपन को याद करना है, बैल्फर वर्सेस बैल्फर। अब एक चीज जिसपे अपन को क्लियर रहना है, केस लॉ का एक्सप्लेनेशन मोस्टली अपन नहीं लिखते, केस लॉ का नाम आपको याद होना चाहिए एंड उससे रिलेटेड प्रोविजन जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। नाउ बैल्फर वर्सेस बैल्फर के केस लॉ में हुआ क्या, सिंपल भाषा में अगर अपन समझे, टेक्निकल चीज तो आपके पास है ही। एक हस्बैंड की जॉब लग गई फॉरेन में, वाइफ इंडिया में ही थी फॉर एग्जाम्पल, एंड हस्बैंड ने प्रॉमिस करा वाइफ को कि मैं जब बाहर जा रहा हूं काम करने के लिए तो हर महीने मैं खर्चे के लिए तुमको पैसे भेजूंगा। हस्बैंड ने कुछ समय बाद पैसे नहीं भेजे, वाइफ चली गई कोर्ट में, क्योंकि सर देखो ऑफर हुआ कि पैसे भेजूंगा, मैंने एक्सेप्टेंस कर दिया कि हाँ ठीक है, एग्रीमेंट बन गया। अब इसको आप कोर्ट में लेकर गए कि ये पैसे भेज नहीं रहा तो मुझे इसके ऊपर केस करना है। कोर्ट ने इस चीज पर क्लियरली एक ऑर्डर दिया कि ये आपका डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, इसमें कहीं पे भी आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था, हेंस इसके ऊपर कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। ये आपको बैल्फर वर्सेस बैल्फर के अंदर बताया गया। तो वो पॉइंट अपन को यहां से कंक्लूड होता है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अब केस लॉ पढ़ते। A husband agrees to pay his wife certain amount of money as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here in the case, wife could not recover as it was a social agreement between the parties, did not intend to create any legal relation. जो चीज अपन ने डिस्कस करी। नेक्स्ट, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो ओरल भी बन सकता है, बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी बन सकता है, बट अगर आपको एज अ प्रूफ कोर्ट में लेकर जाना है उस कॉन्ट्रैक्ट को, सो आपको रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। जितनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज आप पूरी करोगे उतनी वैलिडिटी उस चीज की बढ़ जाती है, वो एज अ प्रूफ आपके लिए एक्ट कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नाउ a contract may be written or spoken. As to legal effect, there is no difference between a written contract and a contract made by word of mouth. But in the interest of the parties, the contract must be written. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. Clear? Next, certainty of meaning. The agreement must be certain, not vague or indefinite. यानी सब चीजें clear होनी चाहिए. Example, A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing certain in order to show what kind of oil was intended for. कुकिंग ऑयल भी हो सकता है, हेयर ऑयल भी हो सकता है, इंजन ऑयल भी हो सकता है। कुकिंग ऑयल की बात करो तो उसमें भी वैरायटी आती है, तो कुछ भी क्लियर आपने नहीं करा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इटसेल्फ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। A agrees with B to discover treasure by magic, यानी जादू से सोना डिस्कवर करना, जो चीज अपन को पता है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। The agreement cannot be enforced, that is not possible to be performed. Next, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दैट इज एग्रीमेंट होना चाहिए। ऑफर का मतलब अपन ने समझ लिया, जब एक इंसान दूसरे को अपनी इच्छा बताता है कोई काम करने के लिए या कोई काम से रोकने के लिए, किस इंटेंशन के साथ? सर इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाली पार्टी जवाब दे, that is known as
ऑफर। सो एग्रीमेंट की डेफिनेशन पहले आपको बता दी जो अपन ने ऊपर भी पढ़ी थी। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज एग्रीमेंट। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ऑफर की डेफिनेशन अपन ने डिस्कस कर ली, एक्सेप्टेंस हो जाएगा आपके लिए, जिसको ऑफर दिया अगर वो अपनी एसेंट दे देता है तो ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के अंदर जैसा अपन ने डिस्कस करा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट when they agree upon the same thing in the same sense. This is known as consensus ad idem. Further, consent must be free, यानी बिना किसी जोर जबरदस्ती के कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होना चाहिए। अगर मैं किसी को गन पॉइंट पे रखकर कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूं तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, वो कोरिजन माना जाएगा। सर ये बारी बारी वर्ड्स आपको आगे जाकर चैप्टर्स के अंदर बताए जाएंगे। कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। कोरिजन में आप मोस्टली फिजिकल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। फिजिकल फोर्स का मतलब ये हो जाता है कोरिजन के अंदर आप कोशिश करते हैं मारने, पीटने, डराने, धमकाने की, जिससे सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर ले। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप अपना मेंटल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं एंड उससे आप कॉन्ट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल्स अगर पढ़े दो पार्ट्स में जैसे अपन ने डिस्कस करा, कंसेंसस एड ईडम एंड साथ ही साथ फ्री कंसेंट यानी बिना किसी जोर जबरदस्ती के। कंसेंसस एड ईडम, A who owns two cars is selling red car to B. B thinks he is purchasing black car. यानी यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं था या मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। मेरे को लगा या मैं ब्लैक कार रेड कार बेचना चाहता हूँ, सामने वाले को लगा मैं ब्लैक कार बेचना चाहता हूँ। क्लैरिफाई अपन ने नहीं करा तो मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट, ए थ्रेटन टू शूट बी, यानी गोली मार दूंगा अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए तो। उसने 2 लाख रुपए दे दिए तो भी वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि डरा धमकाकर आपने ये चीज करवाई। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, यानी कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अपन ने डिस्कस करा। यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में बताया जाएगा यानी कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सबसे पहला एज ऑफ मेजोरिटी यानी 18+ अगर आप हैं। साउंड माइंड यानी आपका मानसिक संतुलन सही है, आप सही डिसीजंस ले सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है। अपन ने जो डेफिनेशन डिस्कस करी वो नेगेटिव सेंस में डिस्कस करी, वो भी आप लिखेंगे तो सही मानी जाएगी। क्लियर? नाउ सेकेंड कंडीशन जो आपको बताएगी, साउंड माइंड आप कब नहीं माने जाते? लुनेटिक, इडियट, ड्रंकन पर्सन और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सम इंटॉक्सिकेंट, यानी कोई इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स के अगर हो आप तो वो साउंड माइंड का नहीं माना जाता। एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कौन कौन आ गया आपका? एलियन एनिमी, सोवरेन्स, कॉन्विक्ट एक्सेट्रा। इन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब अगर अपन साउंड माइंड की बात करें, लुनेटिक, इडियट, ड्रंकन इसके अंदर आ जाता है। एक बचपन से पागल है, एक कुछ बाद में कारणों की वजह से उसका मानसिक संतुलन हिल गया। नेक्स्ट, ड्रंकन पर्सन यानी आपने अल्कोहल का कंजम्पशन कर रखा है टू एन एक्सटेंट, यानी इतनी ज्यादा पी रखी कि आप साउंड जजमेंट नहीं ले सकते। दैट इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ अनसाउंड माइंड। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब हो जाता है क्विड प्रो क्वो, दैट इज समथिंग इन रिटर्न। A valuable consideration is the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit occurring from one party to other for some forbiddance, determinant, loss of responsibility given, suffered or undertaken by other. सिंपल भाषा में दो चीजें डिस्कस करी अपन ने, कार बेचना उसके बदले में पैसे लेना, कंसिडरेशन हो गया आपके लिए पैसा लेना। दूसरे केस में आपने सामने वाली पार्टी को बोला कि केस मत करना, एक्सीडेंट से रिलेटेड रिपोर्टिंग मत करना, मैं आपके नुकसान की भरपाई कर देता हूं। दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन फॉर यू कि सामने वाले ने कोई काम नहीं करा जिससे आपको फायदा हुआ, तो वो सारी चीजें यहां पर अपन को बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वो पर्पस लीगल होना चाहिए, एंड कंसिडरेशन यानी बदले में जो आपको मिल रहा है दैट इज समथिंग इन रिटर्न, वो भी लीगल होना चाहिए। एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकेन, सच एग्रीमेंट इज इलीगल एज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। यानी आपने बदले में ड्रग्स लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल मान लो तो किसी को चोरी करने के लिए अगर मैं पैसे दे रहा हूं
तो चोरी करना दैट इज जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया वो वैलिड नहीं है, तो कंसिडरेशन वैलिड भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। लास्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, यानी कुछ चीजें ऐसी है जो लॉ में स्पेसिफिकली मना की हुई है करने के लिए, उन चीजों के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। द एग्रीमेंट्स entered into must not be which the law declares to be either illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. Prohibited का मतलब law में मना किया हुआ है. A void agreement is one without any legal effect. इलीगल एग्रीमेंट, किसी को मारना पीटना, उसके लिए अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, वो इलीगल एग्रीमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आता है। इलीगल एग्रीमेंट क्यों बोला? क्योंकि आप उसको कोर्ट में ऑब्वियसली लेकर नहीं जाओगे। सिंपल सा एग्जांपल समझना हो इसका अपन को, तो आपने किसी को बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, इसका मर्डर करना है। उसने मर्डर कर दिया, आपने पैसे देने से मना कर दिया, सामने वाली पार्टी ऑब्वियसली कोर्ट में नहीं जा सकती। रीजन बीइंग वो कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि इसके कहने पे हमने मर्डर करा, इसने पैसे देने को बोला था, ये पैसे नहीं दे रहा। ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इलीगल एग्रीमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं जो लॉ में स्पेसिफिकली मना किया हुआ है, दैट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। वॉइड यानी नल, जीरो माने जाते हैं इन द आईज ऑफ लॉ। सो ये 11 एसेंशियल्स अपन ने आज डिस्कस करे, एंड 2 इक्वेशंस जो अपन को दिमाग में रखनी है, दैट इज सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एंड सेकेंड चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, दैट इज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो ये सारी चीजों को क्यूमुलेट करके एंड 11 एसेंशियल जो अपने हैं वो अपन को याद करने हैं। ये सारे के सारे मोस्टली आगे जाकर अपने लिए चैप्टर्स पढ़ेंगे जो अपन डिटेल में तब भी डिस्कस करेंगे। तो ये होता है आज का लेक्चर अपना खत्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे अबाउट योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।